वन सभी का क्रैक टेट पे फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग ईवीएस का सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें हम सभी ने टारगेट किया है कि ईवीएस का 30 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस बने। बट उम्मीद करता हूँ कि मिनिमम 25 प्लस क्वेश्चंस बनने चाहिए। हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी पैटर्न है, जो भी ईवीएस के सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हमने कल देखा था कि शेल्टर क्या, कौन कौन से शेल्टर्स कहाँ हैं, किसके कौन से आश्रय हैं, भारतीय रोबिन हो, कबूतर हो, कौवे हो। तो उन सभी के आवाज़ हमने देखे और साथ में ये भी समझा हम लोगों ने कि शेल्टर्स के प्रकार क्या होते हैं: अस्थाई, अस्थाई, जलीय, स्थानीय, स्थलीय। तो हमने लगभग जितने भी शेल्टर से प्रश्न बन सकते हैं, आश्रय से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उनको हमने कल डिटेल में समझा है। उसके एक एक खंड को समझा है हमने। उसके जो भी प्रश्न आने की संभावना है और किस किस से कितने प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी डायमेंशन को हमने कल पूरा किया है। और उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपको इस बात का श्योरिटी हो गया होगा कि हाँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है लास्ट ईयर, उन्हें भली भांति ये पता भी होगा कि सिलेबस इतना ही है फर्स्ट का, आश्रय का, और यही सिलेबस के अकॉर्डिंग पैटर्न भी है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बनाते होंगे तो प्रश्न जो मैंने कल बताया और जो मैंने बताया कि किन किन डायमेंशन से क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, तो उन सभी डायमेंशन पे हमने कल चर्चा की है। और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर्स और ये सीरीज आपको पसंद आ रहे होंगे। आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आए और मेरा प्रयास भी है कि इस महीने के लास्ट तक कम से कम ईवीएस का सेक्शन पूरा करूँ। तो चलिए आज हम लोग दूसरा लेक्चर्स इसका देखते हैं, ट्रेवल्स का, यात्री का, कि यात्री कहाँ कहाँ जाते हैं, इसके क्या प्रकार हैं, तो वो सभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसका बेसिक्स जो है, इसका यात्री का मीनिंग क्या होता है, वो हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य प्राचीन काल से यात्रा कर रहा है। सबसे पहले उसने चलने के लिए अपने पैरों का उपयोग किया, लेकिन पहिए के आविष्कार के बाद मनुष्य ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग प्रारंभ किया। धीरे धीरे अन्य आविष्कार हुए जो मनुष्यों को यात्रा में सहायता प्रदान करते गए। मनुष्यों की दूरस्थ भौगोलिक स्थानों के बीच आवाजाही को यात्रा के रूप में जाना जाता है। यह पैरों, साइकिल, मोटर गाड़ी, रेलवे, नाव, बस, हवाई जहाज या अन्य साधनों द्वारा सामान के साथ या बिना उसके यात्रा किया जा सकता है। और यह एक तरफा या वापसी यात्रा भी हो सकती है। यात्रा में अनुक्रमिक आवाजाही में तुलनात्मक रूप से कुछ देर ठहरना भी शामिल हो सकता है। तो बेसिकली है कि यात्रा का जो एक बैकग्राउंड है, किस प्रकार से जो यात्रा है, जो मनुष्य किन किन माध्यमों से यात्रा करता है और उसके क्या क्या कारण थे। तो पहले जब प्राचीन काल में आविष्कार नहीं हुए थे तो मनुष्य बेसिकली पैदल एक जगह से, जैसे आप प्राचीन काल के दो स्थलों को मान लो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो अगर उन्हें व्यापार करना होता था तो बेसिकली ज़्यादातर पैदल ही यात्रा करते थे, या उस समय पेड़ टहनियों होती थी, या आप मान लो लकड़ियों के माध्यम से तालाब वगैरह पार करना था। धीरे धीरे जब मनुष्यों ने सीखा कि यात्रा को और कैसे सुलभ बनाया जाए, कैसे उसे आसान बनाया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि लकड़ियों के नाव बनाने उन्होंने प्रारंभ किए और उन नावों के माध्यम से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। और धीरे धीरे जैसे जैसे मानव का मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता चला गया, जैसे जैसे वो चीज़ें नई नई सीखते गए, वैसे वैसे उन्होंने आविष्कार किया और वैसे वैसे अपने साधनों को और समृद्ध किया और उसे सुलभ किया और उसे आसान किया। अभी हम लोग वर्तमान आधुनिकीकरण में मेट्रोस की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, और अब तो सुपरसोनिक ट्रेन्स आ गई है। जैसे अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जापान ने उल्टा ट्रेन की आविष्कार किया, जो सीधा नहीं चल के ब्रिज के नीचे की तरफ उसका मोड़ रहता है, ऊपर ना होकर नीचे, और उससे वो भी बिना इंसान के वो चल रहा है ट्रेन, लाइक अ मेट्रो, ये वो बुलेट ट्रेन। तो आप समझ सकते हो कि डेवलपमेंट किस स्तर तक है। आप देख लो जैसे टेस्ला के
मोटर गाड़ीज़ आती हैं, जो उसके कार्स आते हैं, तो वो बिना मनुष्य के चलते हैं। वो जो है ग्रेविटी के माध्यम से, आसपास की चीज़ों के माध्यम से वो गाड़ी चलती है और उसमें बिना किसी ड्राइवर की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस प्रकार से अभी आविष्कार हो रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि मनुष्यों की ज़रूरत कम हो जाए और रोबोट के माध्यम से सारी चीज़ें हो, मशीनें से ही सारी चीज़ें हो। अभी नए नए आविष्कार आने लगे हैं कि माइंड में चिप्स के माध्यम से उसके जो ब्रेन मेमोरी है उसको बढ़ाने पे काम चल रहा है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे चीज़ें और सुलभ होगी, आसान होगी और लोगों के बोझ कम होंगे। इसके भी कई नुकसान हैं, जैसे रोबोटिक्स के इस्तेमाल से हो सकता है कि इसके दुष्प्रभाव भी पड़े। इसके सकारात्मक, हर चीज़ के दो पहलू होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो उसके सुलभ के साथ साथ उसके नकारात्मक प्रभाव, जैसे मानसिक बीमारी उत्पन्न होना, लोगों के बीच काम नहीं करने के बजाय ज़्यादा आराम करना। तो इससे क्या होगा कि उसका जो औसत आयु उम्र जो है जीने की, उसमें कमी आएगी। उसकी जो शारीरिक संरचना है, सोचने की, समझने की जो चीज़ें हैं, उसमें उसको कमी महसूस होगा। तो हमने देखा कि यात्रा का एक बैकग्राउंड क्या है। देखो, मैं चाहूँगा तो डायरेक्ट भी इसको डील कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद है कि पहले आपके माइंड में कॉन्सेप्ट डेवलप हो कि एक्चुअली कहते किसे हैं और इसके क्या परिणाम, इसके क्या बैकग्राउंड है। तो इससे क्या होगा, आपको एक कहानी के तौर पे चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है। अब है कि देखो, यात्रा में हमें नीचे दी गई बातों को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पहला, हमें परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। विशिष्ट स्थानों में विशेष प्रकार के परिवहन के साधन क्यों होते। तो अभी हमने जैसा बात किया कि कैसे चीज़ें बदल रही, कैसे हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर नई नई आविष्कार हो रहे हैं। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो बैकग्राउंड बता रहा हूँ, इसका एक ही मकसद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। फैक्ट तो आपको याद हो ही जाएंगे, आप 10 बार उसे रटोगे तो याद हो जाएंगे, लेकिन वो लंबे समय तक दिमाग में तभी वो एडजस्ट रहेगा या तभी स्टोर रहेगा जब आपके माइंड में एक बैकअप कंप्लीट रहेगा, एक बैकग्राउंड उसके बारे में पता होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका गांव का नाम क्या है, तो भले ही गांव का नाम आप अपना बता दोगे, लेकिन उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो परिभाषा है, तो वो आप कब बताओगे, जब आप उसके बैकग्राउंड को समझोगे, जानोगे। ठीक है। परिवहन का आविष्कार और महत्व। हमें अधिक से अधिक सामान ले जाने के लिए बड़े वाहनों की आवश्यकता होती है। हवाई जहाज में हम दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं। तो ये सब थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की, और ये वही चीज़ें जो अभी हमने बताया है। आगे है परिवहन एवं मनोरंजन, इन दोनों में संबंध क्या है। देखो, मनुष्य को दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर यात्रा करके पूरी दुनिया की विभिन्न संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा का ज्ञान हुआ। उन्होंने परस्पर वार्तालाप के दौरान कई वस्तुओं का आदान प्रदान किया, जैसे भाषा। भाषा लोगों ने एक दूसरे से सीखी। जैसे अगर आप यात्रा करते हो परिवहन के माध्यम से, आप बिहार में हो, तमिलनाडु में जाते हो, तो वहाँ पे तमिल भाषा अगर आप ज़्यादा दिन रहोगे तो वहाँ की चीज़ों सीखोगे। तो ये परिवहन और मनोरंजन, यानी परिवहन के माध्यम से आप वहाँ मनोरंजन के लिए गए, लेकिन वहाँ के साधनों को भी आपने उपयोग करना सीखा। ठीक है। रीति रिवाज, वही चीज़ें आप जैसे दूसरी दुनिया के विभिन्न रीति रिवाजों को जानते हो, तो उसके समानांतर चीज़ों को आप सीखने का प्रयास करते हो, और अगर आपको वो अच्छा लगा तो आप अपने दैनिक जीवन में भी उसका उपयोग करने के लिए प्रयास करते हो। अब परिवहन के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, परिवहन के मुख्य जो माध्यम हैं वो तो एक है सड़क और रेलवे। आज के दौर में हमारे इंडिया की जो नीड्स है, वो सड़क और रेलवे, ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे जो है, वो सबसे बड़ी आज परिवहन का माध्यम हमारे देश में। अगर सड़क की संरचना बेहतर नहीं होगी तो आपको नज़दीक के शहर में भी जाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे जो है इतनी सस्ते दर पे जो भारत में मौजूद है, पूरी दुनिया में इतनी सस्ती दर कहीं नहीं रेलवेज की। तो ये जो एक माध्यम बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया कि जो निम्न स्तर के लोग हैं या जो अभी मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो उनकी जो यात्रा हो, उनकी जो दैनिक जीवन हो, उसको और सुलभ और सफल बनाने के लिए रेलवेज को, सड़क को महत्व दिया जाता है।
ये दो अवसंरचना जो ये दो जो इंफ्रा है, ये कहीं ना कहीं आपको औद्योगिकरण में भी मदद देता है, आपके आसपास के क्षेत्रों के विकास में भी बहुत मदद देता है। आपके यहाँ स्कूल्स, अच्छे घर, होटल्स, तो इन सब चीज़ों को भी ये जो परिवहन है इससे लाभ मिलता है। अगर आपके क्षेत्र में अगर रेलवेज़ का विकास, अच्छे ट्रांसपोर्ट है, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक वहाँ के आसपास क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वहाँ पे चौक बन जाते हैं, वहाँ पे नई नई चीज़ें खुलने लगती, तो ये कहीं ना कहीं इसके सकारात्मक लाभ भी हैं। तो मुख्यतः कितने हैं? भूमि, सड़क, रेलवे, जल, हवाई, तो ये सब हैं। जैसे भूमि में आप मान लो, भूमि आधारित सभी परिवहन प्रणालियाँ शामिल है जो वस्तुओं की सेवा को आवाजाही उपलब्ध कराती है एवं एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने में सहायता प्रदान करती है। अभी हमने पढ़ा किस प्रकार से भूमि का रोल है, सड़क का है, रेलवेज का है, जल का कैसे है कि आप जल के माध्यम से बड़े बड़े जो शिपिंग यार्ड्स के माध्यम से आप दूसरे देशों में व्यापार करते हो, वो है। वायु परिवहन, कैसे आप एरोप्लेन या प्लेन्स के माध्यम से आप सफ़र करते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, वो मैं अब यहाँ से डिस्कस करता हूँ। भारत के विभिन्न राज्यों में परिवहन के साधन, जैसे लद्दाख, लद्दाख में अनेक तालाब, नदी, झील और घाटियाँ पाई जाती है। ये नदियाँ चौड़ी और गहरी होती है, इसलिए नदी को पार करने के लिए लोहे के समान मजबूत रस्सी होती है जो दोनों तरफ मजबूत पेड़ या चट्टानों से कसकर बांधी होती है। रस्सी से जुड़ी एक ट्रॉली, लकड़ी से बना एक खुला बॉक्स होता है। तो यहाँ पे क्या है कि रस्सी के ट्रॉली के माध्यम से लद्दाख में लोग तालाबों और झीलों में के नदियों के समानांतर दूसरे जगहों पर जाते हैं। तो आपने देखा कि जो रस्सी की ट्रॉली का उपयोग क्यों होता है। अब तक हम क्या करते थे कि हम सिर्फ पढ़ते थे कि रस्सी की ट्रॉली का इस्तेमाल लद्दाख में किया जाता है, लद्दाख में किया जाता है। तो इसी तरीके से हम रिपीटेड उसी चीज़ों को रट रहे होते, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि वहाँ पे ज़्यादा जगह, जो अधिकतर क्षेत्र है, वहाँ पे तालाबें हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं। तो वहाँ के जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे आप रोड का विकास तो नहीं कर सकते हर जगह जाने के लिए। तो इसलिए वहाँ पे रस्सी के ट्रॉलियों का सहायता लिया जाता है तालाब, झील वगैरह क्रॉस करने के लिए। इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। अगला इम्पोर्टेंट है केरल। केरल के कुछ भागों में वल्लम, लकड़ी की छोटी नाव, नदियों को पार करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो अब देखिए वल्लम क्या है। वल्लम लकड़ी की एक ट्रॉली है, ठीक है, उससे पार किया जाता है। छोटी सी नाव इसको कह लो, ट्रॉली तो दूसरा चीज़ हो जाएगा। नाव, वल्लम एक छोटी सी नाव है। तो अब नाव, जो वल्लम है तो एक लकड़ी की छोटी सी नाव है। तो आपने अब यहाँ समझा कि वल्लम का प्रयोग क्यों होता है। क्योंकि नदियों को पार करना। तो हमें इसके बैकग्राउंड का भी पता चल रहा है कि इसका उपयोग आखिर हो क्यों रहा है। हम चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इसका प्रयोग कहाँ है। तो अब आपको ये चीज़ आप भूलोगे नहीं कि इसका प्रयोग कैसे होता है और क्यों होता है। तो वल्लम कहाँ प्रयोग किया जाता है? केरला में। राजस्थान, राजस्थान में चारों तरफ रेत है और वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत गर्म होती है, इसलिए वहाँ की यात्री ऊँट की गाड़ी का उपयोग करते हैं। तो राजस्थान में जो बेसिकली ऊँट का जो उपयोग किया जाता है, उसका मुख्य रीज़न यही है कि वहाँ की रेत पे इंसान का चलना उतना ईज़ी नहीं है। जितना आप सड़क पे चल सकते हो, रेत पे नहीं चल सकते, क्योंकि वहाँ पे जब सनलाइट पड़ेगी तो वहाँ की जो बालुएँ हैं वो और हीट होगी। और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा वो हीट होगी दिन में, उतनी ही ज़्यादा रात में ठंड भी होती है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे अगर आप गाड़ी भी चलाते हो तो गाड़ी भी आप किस तरीके के ज़्यादा दूर नहीं चला सकते वहाँ। इसका रीज़न ये है कि अगर उस पे आप जाते हो तो पहली तो एक स्लीपिंग का प्रॉब्लम आएगा, और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे ग्रेविटी है नहीं, तो ग्रेविटी नहीं होने के कारण स्लीपिंग तो होगी, और साथ में साथ हीट ज़्यादा है रेत में, तो उसके कारण भी क्या होगा कि पंक्चर वगैरह होने की संभावना है। तो इसलिए वहाँ पे ऊँट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है गुजरात।
गुजरात यहाँ एक वाहन पाया जाता है जो विशेष होता है और मोटर गाड़ी की तरह दिखता है, लेकिन पीछे की गाड़ी लकड़ी के तख्ते से बनी होती है। ये जो गाड़ी है बेसिकली हमारे यहाँ जुगाड़ गाड़ी कहा जाता है। आपने सुना होगा जुगाड़ गाड़ी, जो होती है क्या ठेले टाइप की, ठीक है, लेकिन उसमें एक मोटर गाड़ी का इंजन लगा होता है और वो चलता है। तो गुजरात में क्या पाया जाता है, वही जुगाड़ गाड़ी की तरह जो दिखता है, लकड़ी के तख्ते से बनी होती है। बेसिकली अगर आप ठेला देखे होंगे गाँवों में, ठेला जो 3 पहिया होती है, तो उसी में वो क्या करते हैं कि इंजन फिट कर देते हैं नीचे में, और गाँव में जो भी रहते हैं वो अक्सर देखते होंगे जुगाड़ गाड़ी ठेले की तरह ही दिखती है, वो जो लकड़ी के तख्ते से बनी होती है। तो वो जो विशेषता कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। कश्मीर, यहाँ शिकारा कश्मीर के श्रीनगर के डल झील और अन्य झील निकायों पर पाए जाने एक प्रकार की लकड़ी की नाव है। शिकारा आपने अगर मूवी भी देखा होगा तो भले ही वो शिकारा उस मूवी का नाम है, लेकिन जो उसमें जो एक्चुअल जो शिकारा का जो दृश्य जो दिया गया वो नाव का ही है। आपने देखा होगा उस फिल्म में ज़्यादातर जो शूटिंग्स है वो नाव पे ही किया गया है। तो शिकारा बेसिकली एक नाव है जो कश्मीर में स्पेशली पाई जाती है, और वो भी डल झील में। डल झील वहाँ की मशहूर झील है और वो मीठी पानी का झील है, समझे। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो डल झील में जब हम लोग सैर सपाटा करने जाते हैं तो उस पे कहवा जो चाय है वो सब मिलती है, पकवानें मिलती हैं, तो उसका लोग आनंद लेते हैं जब वहाँ घूमने जाते हैं। तो शिकारा कहाँ पाई जाती है, कश्मीर में, और यह एक लकड़ी की नाव है, ठीक है। तटीय क्षेत्र, जैसे तटीय क्षेत्र, केरल के तटीय क्षेत्रों में परिवहन के साधन के रूप में फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि केरल के तटीय जैसे मालबार वगैरह जो तट है, तो वहाँ पे क्या है, फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। वो पूछ भी सकते हैं कि मालबार तट कहाँ पड़ता है, तो मालबार तट केरला में पड़ता है, ठीक है। अब इसके हम लोग परिवहन और इसके प्रभाव देख लेते हैं। अभी आपने पढ़ा, लेकिन इसके प्रभाव भी समझ लेते हैं, इसलिए कि आपको एक बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। हो सकता है कि बेसिकली वो पूछ दे कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो इसके भी बैकग्राउंड आप पढ़ लो। परिवहन ने मनुष्यों की बहुत सहायता की, लेकिन यह हानिकारक भी है। इसमें ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग और दुनिया के अधिकांश पेट्रोलियम का उपयोग इसी में होता है। यह नाइट्रस ऑक्साइड और छोटे कणों सहित वायु प्रदूषण का कारण है। ये CO2 के उत्सर्जन के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। देखो बेसिकली जो क्या होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसके जो साइलेंसर जिसे आप कहते हो, उससे जो धुएं निकलते हैं, तो वो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें CO2 को वो उत्सर्जित करता है। इससे क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट गंदे हो जाते हैं, और आप अब देखते हो कि जब आप रोड पे चलते होगे तो आपको सर में चक्कर आना, उल्टी होना, तो ये सब जो बेसिकली क्या है वो प्रदूषण का कारण है। से उसके बाद बहुत सारी अन्य बीमारी है, आप त्वचा का जो बीमारी होती है वो भी खास करके प्रदूषण के ही कारण होते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो अभी क्लाइमेट इफेक्ट पड़ रहा है, आप देख रहे हो कि अभी नवंबर आने वाला है, बट अभी भी ठंड के प्रकोप उतने ज़्यादा नहीं जितने आज से 10 साल पहले सितंबर अक्टूबर तक हो जाते थे। तो इसका मुख्य जो कारण है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है वो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, और इस इफेक्ट के कारण हाँ हमारे जो इन्वायरमेंट है वो असंतुलित हो जाते हैं, ठीक है। प्रदूषण के मुख्य कारण आप देख लो, जैसे वायु प्रदूषण, यह कुछ अनावश्यक तथ्यों में वायु से मिल जाने से वायु का प्रदूषित हो जाता है। धुआं छोड़ने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि ने प्रदूषण को बढ़ाया है, और इसके परिणाम घातक हैं, क्योंकि वायु का सीधा संबंध पृथ्वी पर जीवन से लोग है, और यह अशुद्ध वायु में सांस लेकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहर की स्थिति खतरनाक सीमा को पार कर चुकी है। तो आपने देखा अभी जो हमने डिस्कस किया किस प्रकार वायु प्रदूषण इफेक्ट करती है। ध्वनि प्रदूषण बेसिकली होता क्या है, वो जो आप हॉर्न मानते हो या डीजे वगैरह जो बजाते हो, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। संसाधनों का दोहन, आज हम क्या कर रहे हैं कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जैसे अत्यधिक AC फ्रीज कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेड़ की कटाई कर रहे हैं। तो ये सब जो माध्यम है ये संसाधनों के दोहन से हमारे पर्यावरण को बहुत ही असंतुलित कर रहा है। कोयला का अत्यधिक ज़्यादा वो उपयोग करना, जिसके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं,
उसको जलाना, या आप देख रहे हो कचरा जो प्रबंधन, उसको कहीं भी हम फेंक रहे हैं, उसे ये नहीं कि उसको डिस्पोज कर रहे हैं। तो इन कारणों से होता क्या है कि उसके गंध से इन्वायरमेंट प्रदूषित होता है। तो वायु प्रदूषण के बहुत ही खतरनाक प्रकोप भी देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे हो कि अभी कितनी नई नई बीमारियां डेली बेस पे उत्सर्जित हो रहे हैं। तो हमें भी ध्यान रखना है कि पर्यावरण के जितने भी कम दोहन किया जाए, जितने कम हो सके उतनी कम गाड़ियाँ चलाना या अन्य चीज़ों को चलाना। जैसे अगर आप बाइक पे जाते हो तो एक बाइक पे 2 ही आदमी जा सकते हैं, लेकिन एक बस पे 50 लोग जा सकते हैं। तो आप कहीं न कहीं देखो कि बस कम वायु प्रदूषण को गंदा कर रहा है, लेकिन बाइक अगर 50-25 लोग अगर बाइक चलाते हो तो 25 जगह से प्रदूषित हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे, या आप कचरा प्रबंधन जो इसका सही तरीके से करेंगे, जिसका डिस्पोज होना आसान हो। तो आज हमने देखा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके जो मैंने ये पढ़ाया लद्दाख में क्या होते हैं, केरला, राजस्थान, तो इनको आपको बेसिकली याद रखना है, ये 6 चीज़ को। और ये 6 चीज़ से एक क्वेश्चन आता ही है, हर वर्ष आते हैं और इस वर्ष भी आएंगे, ये कहीं नहीं जा रहा, इससे एक प्रश्न आएंगे ही। और आपको याद भी रखना है ये प्रदूषण के प्रभाव, आपको बस एक बैकग्राउंड बनाना है कि प्रदूषण के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है कि प्रदूषण के प्रभाव पे आते हैं प्रश्न, जिससे वो पूछेंगे कि वायु प्रदूषण से क्या क्या हो सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होने से आपके कानों पे असर पड़ता है। और अभी ध्वनि प्रदूषण को भारत सरकार ने वायु प्रदूषण के अंतर्गत ही माना है। अगर आप 2.4 डेसिबल से ज़्यादा अगर ध्वनि आता है तो उससे क्या होता है, कान का इफ़ेक्ट पे भी पड़ता है, आपके जो हार्ट प्रॉब्लम है उसमें भी प्रॉब्लम आती है, बूढ़े लोगों को भी दिक्कत होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप जैसे जल प्रदूषण है, तो जल प्रदूषण अगर होता है तो उसमें जो आर्सेनिक जो निकलते हैं, या जो मल निकलते हैं, पेय पदार्थ जो निकलते हैं, या जो आप जो घर में पानियों का उपयोग करते हैं, तो इसका भी आप कहीं ना कहीं देखते हो कि अगर उनका सेवन अगर आप कर लेते हो जल प्रदूषण के पानियों से, तो आपको पेट में बहुत सारी की बीमारियां होती है, हैजा वगैरह, डायरिया, टाइफाइड वगैरह। हैजा आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा किसका रिएक्शन से, बट हाँ टाइफाइड वगैरह जो बीमारियां हैं वो होती है। उसके बाद जल हो गया, वायु हो गया, ध्वनि प्रदूषण आपने देख लिया। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है, इसके क्या क्या प्रभाव, थोड़े थोड़ी चीज़ें आप याद रखोगे तो ये अगर पूछेंगे तो ठीक है, आपके प्रश्न एक बन जाएंगे कि प्रदूषण, वायु प्रदूषण के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, जल के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ध्वनि प्रदूषण के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। तो आज हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी कि जल परिवहन क्या होता है, सड़क परिवहन, वो पूछते हैं कि भूमि परिवहन के कौन कौन से साधन हैं। तो आपने देखा भूमि परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, सड़क परिवहन के वो साधन पूछेंगे, रेल परिवहन के साधन पूछेंगे, जल परिवहन कौन कौन से होते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। और अगले वीडियोज़ में हम लोग फिर नए लेक्चर्स लाएंगे, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आउट ऑफ एग्ज़ाम हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आवश्यकता है उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में ही आने वाले हैं, वो बेसिकली टाइम पास नहीं करना हमें कि एग्ज़ाम में काम नहीं है, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।